इस पर्टिकुलर वीडियो में एनजीटी जो एक्ट है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। तो ये प्रीलिम्स के एंगल से आप पढ़ते होंगे तो इसकी जो प्लेसेस है वो भोपाल में, पुणे में, कोलकाता और चेन्नई, 4 जगह है अपार्ट फ्रॉम जो उसका जो प्रिंसिपल बेंच है जो न्यू दिल्ली में बैठता है। ये डायरेक्टली एक्ट में नहीं लिखा गया है, लेकिन एक्ट में लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है ये डिसाइड करने के लिए वो कहाँ कहाँ इसके बेंचेस बैठेंगे, और एडिशनली उसके तहत नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इस पर्टिकुलर एक्ट को देखते हैं। ये 2010 में पास किया गया था। और इस एक्ट के बारे में देखें तो कोई भी ट्रिब्यूनल जब सेटअप किया जाता है उसका मेन रीज़न क्या होता है कि जो भी टाइमलाइन है जस्टिस डिलीवरी का वो टाइमलाइन कम हो। तो वो टाइमलाइन को कम करने के लिए ये पर्टिकुलर की जस्टिस डिलीवरी जल्दी हो, तो इसलिए स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक्ट पास किया गया था कि जो इन्वायरमेंटल मैटर्स यहाँ पे सुने जा सके। और साथ में इसमें एक्सपर्ट मेंबर्स भी होते हैं और जुडिशल मेंबर्स भी होते हैं। जो एक्ट में प्रोविज़न है कि 10 से 20 आपके जुडिशल मेंबर्स होते हैं और 10 से 20 एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे एक्सपर्टीज़ के साथ यहाँ पे जजमेंट आता है और इन्वायरमेंट मैटर्स पे आता है। और साथ में हाई कोर्ट पे पेंडेंसी भी कम होती है, क्योंकि अब डायरेक्टली सारे मैटर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल देखता है। कुछ अपीलेट मैटर वहाँ पे भी जाएंगे हाई कोर्ट में, लेकिन मेंस जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगा इन्वायरमेंटल मैटर्स में वो फिर एनजीटी का हो जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट भी कई बार बोलता है आप एनजीटी पहले जाइए उसके बाद फिर यहाँ पे आइएगा। और पहले इस एक्ट के बेसिक फीचर्स देख लेते हैं एक्ट के मुताबिक। तो यहाँ पे ये जो प्रियम्बल ऑफ द एक्ट है, प्रियम्बल ऑफ द एक्ट में जो हाईलाइटेड चीज़ है, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने जो अंडरलाइंड वर्जन है वो मैंने डाल दिया है कि आपके पास अगर 5 मिनट में आपको एक्ट पूरा पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना है आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में हुआ था, उसका थीम था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो एक चीज़ ये देख लीजिए, जो स्टॉकहोम में 1972 में हुआ था दैट वाज यूनाइटेड नेशंस कन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। और जो 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट हुआ था रियो डी जानीरो में, वो था यूनाइटेड नेशंस कन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो यूपीएससी कभी स्वैप कर देगा, ये बोल देगा कि यूनाइटेड नेशंस कन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट जो 1972 स्टॉकहोम में हुआ था तो उसमें फला फला चीज़ हुई थी। तो यहीं पे फैक्ट यहीं पे इन्वर्स हो गया। तो ये चीज़ पे आपके कान खड़े होने चाहिए। ह्यूमन इन्वायरमेंट था स्टॉकहोम में और बड़ा दायरा ले लिया गया ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट रियो डी जेनेरो में। अब स्टॉकहोम और रियो डी जेनेरो में हमेशा ये बात की गई थी कि कोई नेशनल लॉज होना चाहिए, नेशनल लॉज रिगार्डिंग लाइबिलिटी एंड कंपेंसेशन फॉर द विक्टिम्स ऑफ पॉल्यूशन एंड अदर इन्वायरमेंटल डैमेज। तो इस जो कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन में जो बात हुई थी उसको लीगल इफेक्ट देने के लिए ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक्ट पास किया था गया था 2010 में। अब बिहार जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन में ये ईयर भी पूछ लेते हैं, ये एक प्रीलिम्स का सवाल हो जाता है, यूपीएससी इतना भी फैक्चुअल नहीं होता है। तो अब इसमें जो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, तो अब पहले एक्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्री में क्या पूछा जाएगा, मेंस में क्या पूछा जाएगा, तो उसको कवर कर लेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे ही। तो यहाँ पे सेक्शन 1 ठीक है, दिस इज कॉल्ड एनजीटी एक्ट 2010। यहाँ पे सेक्शन 2, हर एक्ट में डेफिनेशंस होते हैं, तो यहाँ पे एज सच कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है जो आपको देखना है। अब जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में इन्वायरमेंट का क्या डेफिनेशन है ये आपको पता होना चाहिए। तो वो आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के जब वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें डिटेल में डाल दूंगा। अब इंपॉर्टेंट सेक्शंस के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 4, जिसमें कंपोजिशन ऑफ द ट्रिब्यूनल डिफाइन किया गया। तो इसमें कौन कौन लोग होंगे, एक होगा चेयरपर्सन और 10 से 20 जुडिशियल मेंबर्स होंगे और 10 से 20 एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे। तो एक्सपर्ट मेंबर्स जनरली ऑल इंडिया सर्विसेज से या फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से ही उठाए जाते हैं। और ये जुडिशियल मेंबर जज होते हैं और ये चेयरपर्सन हो गया। तो ये हो गया कंपोजिशन। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे होने कितने चाहिए, 10 से 20, यहाँ पे भी 10 से 20, मतलब टोटल 20 से 40, 20 to 40 लॉ में मैंडेटेड है। लेकिन लास्ट मैं 3 या 4 मैंने पहले चेक किया था, तो उसमें क्या था कि टोटल केवल 3 जुडिशियल मेंबर्स थे और 4 एक्सपर्ट मेंबर थे। कहाँ मिनिमम 20 होना चाहिए, लेकिन थे 4 + 3 7 लोग। तो इतनी कमी है, वैकेंसी है इवन ट्रिब्यूनल्स में। केवल ये कोर्ट्स की केवल बात नहीं है हाई कोर्ट्स या फिर लोअर कोर्ट्स में जहां पे वैकेंसी इतनी ज्यादा है, ट्रिब्यूनल्स में भी वैकेंसी काफी ज्यादा है। आप अगर मेंस में अगर सवाल आता है ट्रिब्यूनल से रिलेटेड, क्योंकि क्वासी जुडिशियल बॉडीज आपके सिलेबस में, तो ये सब आप एग्जांपल कोट कर सकते हो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में मिनिमम जो मेंबर्स वो 20 होने चाहिए एज पर द एक्ट, एज पर द सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। लेकिन एक्चुअली में मेंबर्स केवल 7 है। तो इसकी वजह से पेंडेंसी काफी होती है। केवल आप लिखोगे पेंडेंसी बहुत ज्यादा है तो नहीं कोई बाय करेगा, लेकिन आप पूरे फैक्ट्स के साथ लिखोगे कि मिनिमम 20 मेंबर्स होने चाहिए, अभी एट प्रेजेंट केवल 7 है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पेंडेंसी होती है, तो फिर लगेगा कि हाँ आप टू द पॉइंट आपको पता है। उसके बाद अब देख लेते हैं कि इनका
जो चेयरपर्सन या मेंबर एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे, जुडिशियल मेंबर्स होंगे, उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो जो चेयरपर्सन होंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के, वो या तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का जज बना है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो तो बन ही सकता है, लेकिन जनरली सुप्रीम कोर्ट का जज को बनाते हैं या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बनाते हैं। जो चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन एक्सपर्ट मेंबर नहीं होता, चेयरपर्सन यहां पे जुडिशियल मेंबर होता है। अब रही बात एक्सपर्ट मेंबर्स और जुडिशियल मेंबर्स की, तो जुडिशियल मेंबर्स का यहां पे कोई भी अगर जो बंदा जुडिशियल मेंबर बन रहा है तो वो मिनिमम जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन हु हैज बीन अ जज ऑफ द हाई कोर्ट शैल आल्सो बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जुडिशियल मेंबर। अब एक्सपर्ट मेंबर के लिए यहां पे क्या है कि सेक्शन 2 में यहां पे आप देखेंगे इस पर्टिकुलर इतने बड़े पैराग्राफ में, मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, तो इसमें क्राइटेरिया दिया गया है। क्राइटेरिया क्या है कि दो लोग बन सकते हैं, या तो आपके पास कोई डिग्री है, मास्टर इन साइंस है, मास्टर इन इंजीनियरिंग है, मास्टर इन टेक्नोलॉजी है, जिसका कुछ इन्वायरमेंट से लेना देना है, तो वो आप एक्सपर्ट मेंबर हो बाय आप क्वालिफिकेशन। तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास, और साथ में आपके पास 5 इयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, वो पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड या हाजार्डस सब्सटेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड, ईआईएस से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट से रिलेटेड, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड इन अ रेप्यूटेड नेशनल इंस्टीट्यूशन। या आप 5 साल का एक्सपीरियंस प्लस गिवन डिग्री होनी चाहिए तो आप एक्सपर्ट मेंबर होंगे। या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है 15 ईयर्स का, और उस 15 ईयर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस में आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है किसी इन्वायरमेंटल मैटर्स को डील करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू एनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो भी आप एक्सपर्ट मेंबर बन सकते हो। तो ये क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया एक्सपर्ट मेंबर्स का कौन हो सकता है, क्लियरली लेट डाउन है। आपको प्रीलिम्स में भले आप ये नहीं पूछेगा कि क्या क्राइटेरिया है, या पूछ दिया तो बस आपके बाद कान में पहुंच गई ये चीज तो आप टैकल कर लोगे, या लिख दिया कि अच्छा कोई क्राइटेरिया ही नहीं है एक्सपर्ट मेंबर्स का, कोई क्राइटेरिया ही नहीं है जुडिशियल मेंबर्स का, तो गलत होगा। क्राइटेरिया है, एक्सप्लिसिट क्राइटेरिया दिया गया, और क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा अगर जैसे जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में किस एज तक रहते हैं 65, और जो हाई कोर्ट में रहते हैं वो किस एज तक रहते हैं 62। तो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज अगर चेयरपर्सन बनता है तो वो मैक्सिमम 5 साल के लिए बन पाएगा या फिर 70 साल की उम्र तक बन पाएगा। और जो अगर हाई कोर्ट का जज है वो अगर जुडिशियल मेंबर बनता है तो वो 62 प्लस 5 67 ईयर्स तक बन पाएगा या 5 साल बन पाएगा। तो क्लियरली लिखा है कि कोई भी मेंबर अगर बनेगा इस पर्टिकुलर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का तो वो 5 साल से ज्यादा नहीं बनेगा, वो 5 साल के लिए बनेगा और रीअपॉइंट नहीं होगा उस पर्टिकुलर पोस्ट पे। और क्लियरली लिखा है अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है तो 70 ईयर से ज्यादा नहीं होगा, और अगर हाई कोर्ट का जज बनता है तो 67 ईयर्स से ज्यादा नहीं होगा। और ये लॉजिकल भी है क्योंकि मैक्सिमम 65 ईयर्स तक आप हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकते हो, तो 70 साल तक आप एनजीटी के चेयरपर्सन रह पाओगे। और आप अगर जुडिशियल मेंबर होते हो तो आपको हाई कोर्ट का जज होना होगा, तो आप 62 ईयर्स तक ही रह सकते हो, तो एनजीटी में 67 ईयर्स तक आप रह पाओगे। इसका मतलब है कि 5 साल से ज्यादा आप मेंबर नहीं रह सकते हो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, चाहे वो एक्सपर्ट मेंबर हो चाहे जुडिशियल मेंबर हो। मैक्सिमम 5 साल है और रीअपॉइंट नहीं हो सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का जज है तो 65 ईयर्स था तो प्लस 5 कर दो तो 70 ईयर्स, और अगर हाई कोर्ट का कोई जज अपॉइंट होता है तो वो 67 ईयर्स तक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मेंबर रह सकता है। उसके अलावा अब जब भी आप जीएस पेपर 2 की बात करें तो यहां से आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप जब ट्रिब्यूनल्स को क्रिटिसाइज करते हो तो किस बात पे क्रिटिसाइज करते हो। एक आप बात करते हो क्रिटिसाइज करने का कि अच्छा पेंडेंसी वहां पे काफी ज्यादा है, और बात भी फैक्ट है क्योंकि अब मिनिमम 20 मेंबर्स होने चाहिए और 7 मेंबर्स है तो पेंडेंसी तो काफी ज्यादा होगी। और दूसरा जो प्रॉब्लम होता है कि अब ट्रिब्यूनल्स बनाया किस लिए गया था। आप जनरली क्या होता है कि हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ट्रिब्यूनल्स बनाया गया था कि आप हाई कोर्ट को आप नहीं जाना होगा, आप सीधे आप ट्रिब्यूनल्स जाएंगे और उसको अपील करेंगे आप सुप्रीम कोर्ट में। यही मेन लॉजिक था आपका ट्रिब्यूनल्स बनाने का। मेन लॉजिक था कि हाई कोर्ट में जो पेंडेंसी उसको कम करना है, सुप्रीम कोर्ट में उतनी ज्यादा पेंडेंसी नहीं है। मेन पेंडेंसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में तो है, वो छोड़ दीजिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ज्यादा है, तो हाई कोर्ट की पेंडेंसी को कम करने के लिए ट्रिब्यूनल्स हम बना रहे हैं। तो ट्रिब्यूनल्स का मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। इवन जो सेक्शन 22 ऑफ एनजीटी और ये डायरेक्टली बोलता है कि इस एनजीटी का जो जजमेंट होगा उसके लिए आपको अपील करना होगा, तो फर्स्ट अपील आपको इसी कोर्ट में करना होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, और सेकंड अपील जो आप करेंगे वो आपका सुप्रीम कोर्ट में करना होगा। लेकिन अब जो सच्चाई बात है कि चंद्र कुमार केस जो जजमेंट था, आप लक्ष्मीकांत में भी ट्रिब्यूनल्स में पढ़ते होगे, तो उसमें यह कहा गया था कि जो ट्रिब्यूनल का जजमेंट होगा उसको आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में। तब इससे दिक्कत क्या होती है कि हम बनाए थे ओरिजिनली हाईकोर्ट की पेंडेंसी को कम करने के लिए, लेकिन आप अपील फिर से हाईकोर्ट में कर सकते हो, तो उसकी वजह से हाईकोर्ट में अपील
करने के बाद हाईकोर्ट में पेंडेंसी और ज्यादा बढ़ जाती है। हाईकोर्ट की पेंडेंसी का जो पर्टिकुलर इशू था वो अभी तक ट्रिब्यूनल्स बनाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द चंद्र कुमार केस जजमेंट। और भी बहुत सारे ऐसे जजमेंट है 2018 में इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड मेंस में जीएस पेपर 2 में डायरेक्टली सवाल ही पूछा गया था। तो एक ये है, तो पेंडेंसी ट्रिब्यूनल्स में भी काफी ज्यादा है और इसके वजह से पेंडेंसी हाई कोर्ट्स में भी बढ़ गई है या फिर उतनी ही रही है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तीसरा जो मुद्दा आता है कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा। अब ट्रिब्यूनल्स डायरेक्टली मिनिस्ट्री के अंडर होता है, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ठीक है थोड़ा इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो अटैच्ड ऑफिस है दैट इज टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। फंड्स जो राउट होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के थ्रू ही आते हैं। तो अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यूपीएससी आपका जो है उसका जो एक्सपेंडिचर होता है वो चार्ज्ड होता है, लेकिन जब बजट बनता है तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल को बजट जाता है, उसके बाद वहां से यूपीएससी को जाता है। ठीक है, यूपीएससी का चार्ज है वो अलग बात है, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो एक्सपेंडिचर है वो चार्ज भी नहीं है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के थ्रू होकर आता है। अब उसके बाद अब जो बात है यहाँ पे कि जो अपॉइंटमेंट करेंगे, अब दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कर देती है। अब अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कर देती है तो ठीक है, अब सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट जाता है कि नहीं जाता है वो थोड़ी पॉलिटी वाली डिबेट है, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट जाए नहीं जाए, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट ये जाता है। उसका रीजन ये है कि जो मैक्सिमम जो एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस होते हैं वो किसी सिटीजन या कंपनी वर्सेस गवर्नमेंट होता है, तो गवर्नमेंट एक स्टेक होल्डर है और गवर्नमेंट यहां पे अपना जज भी अपॉइंट कर रही है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, तो ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है कि नो वन शुड बी ए जज ऑफ हिज ओन केस। और ये यहां पे प्रॉब्लम होती है ट्रिब्यूनल्स के केस में, और ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी ये प्रॉब्लम है। अब यहां पे क्या है कि जो लाइंस में पढ़ के आप दे रहा हूं कि चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और chairperson shall be appointed by the central government in consultation with the chief justice of India, or judicial members and expert members of the tribunal shall be appointed on the recommendation of such selection committee in such manner as may be prescribed। तो चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अदर मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस गिवन बाय द सिलेक्शन कमेटी। और सिलेक्शन कमेटी कौन कंस्टिट्यूट करेगा, वो भी गवर्नमेंट करेगी, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का ही से हो रहा है। तो यहाँ पे ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट जाता है, तो ये चीज भी आपको अगर क्वासी जुडिशियल बॉडीज में सवाल आए जीएस पेपर 2 में तो आपको हाईलाइट करना होगा। तो ये चीज से केवल आप प्रीलिम्स के एंगल से नहीं, ये आपका जीएस पेपर 2 में ये नॉलेज हेल्प करेगा। उसके अलावा और जो प्रॉब्लम होती है किसी भी ट्रिब्यूनल में क्या है कि इतने सारे ट्रिब्यूनल है, 100 के आसपास ट्रिब्यूनल है, तो बात चलती है कि उनको साइंटिफिक मर्जिंग होनी चाहिए। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो 2010 में बनाया गया, और एक नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल है जो 1995 में बनाया गया, लगभग दोनों का काम सेम ही है। तो यहां पे क्या है कि दोनों को मर्ज करना इंपॉर्टेंट है, तो ये पर्टिकुलर चीज भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में मेंस के एंगल से जो दिक्कत है कि अगर जो डिस्प्यूट है, जो इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट है वो 6 महीने से ज्यादा पुराना है ना, तो आप फाइल भी नहीं कर सकते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। ये लॉ में लिखा हुआ है, वो जब रिलेवेंट सेक्शन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और दूसरा है कि इस एक्ट के शेड्यूल 1 में कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स लिखे गए हैं, उसी एक्ट से रिलेटेड ही आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जा सकते हो। आपका ग्रीवांस अगर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से रिलेटेड है तो आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जा सकते हो, लेकिन आपका अगर ग्रीवांस आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड है तो आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नहीं जा सकते हो। तो ये भी है कि सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्ट्स कवर्ड नहीं है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर। अब रिजिग्नेशन देना है तो आप किसको दोगे, किसी मेंबर्स को अगर रिजिग्नेशन देना है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दोगे, ये सेक्शन 8 है। सेक्शन 10 आ जाते हैं, रिमूवल सस्पेंशन कौन करेगा। रिमूवल सस्पेंशन भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, लेकिन यहां पे आपको इम्यूनिटी मिल जाती है। किसी भी बॉडी के लिए ऑटोनोमस होने के लिए उसको इम्यूनिटी 2-3 तरीके से मिलनी चाहिए कि अपॉइंटमेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं कर दे ना, यहां पे गवर्नमेंट तो डायरेक्टली अपॉइंटमेंट कर देती है, वहां पे प्रॉब्लम है। लेकिन रिमूवल क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन सीजीआई से कंसल्ट करने के बाद ही करेगी, और वो भी कुछ गिवन क्राइटेरिया है। ये 5 क्राइटेरिया मीट होता है तभी गवर्नमेंट आपको रिमूव कर सकती है, और वो भी अगर चेयरपर्सन को रिमूव करना है या किसी जुडिशियल मेंबर को रिमूव करना है तो इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जज करेगा, उस इंक्वायरी के बेसिस पे जो फाइंडिंग्स आएगी उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द सीजीआई उस चेयरपर्सन या जुडिशियल मेंबर को हटा सकती है। तो इंक्वायरी इंडिपेंडेंट होगी, तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि अच्छा इम्यूनिटी मिल गई है। लेकिन जो एक्सपर्ट मेंबर्स है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट हटा सकती है, उनके लिए इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं करेगा, उनके लिए इंक्वायरी द एक्सपर्ट मेंबर्स में यहाँ जो सब क्लॉज 5 विद एक्सपर्ट मेंबर्स में भी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड्स स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 1, वो जो 5 ग्राउंड था, ये 5 ग्राउंड।
on the grounds mentioned in subsection 1 and in accordance with the procedure as may be notified by the central government. तो procedure वो खुद notify कर सकते हैं, provided that the expert members had not been removed unless he has been given an opportunity of being heard in that matter. बस उनको सुनना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनको एक अपॉर्चुनिटी देना होगा कि वो अपना इनोसेंस प्रूव कर सके, तो इनको ज्यादा इम्यूनिटी मिल जाती है जुडिशियल मेंबर्स को. उसके अलावा इनका जो सर्विस कंडीशंस है ये सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, लेकिन एक बार अपॉइंटमेंट करने के बाद उसको नेगेटिव वे में वैरी नहीं कर सकती है, कि सर्विस कंडीशन को खराब नहीं कर सकती है. जो लाइन जो हर लिखा हुआ रहता है सर्विस कंडीशन से रिलेटेड कि provided that neither salary or allowances or any other terms and conditions of the service of the chairperson, judicial member and expert members shall be varied to their disadvantage after appointment. Neither salary nor allowances shall be varied to their disadvantage after their appointment. तो सर्विस कंडीशंस को भी नेगेटिवली वैरी नहीं कर सकती आफ्टर अपॉइंटमेंट. और यहां का जो एक्सपेंडिचर है ये चार्ज नहीं होता है. प्री में सवाल दे दे कि एक्सपेंडिचर चार्ज होता है ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो वो गलत होगा. उसके अलावा अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है, एक शेड्यूल 1 है. शेड्यूल 1 में क्या है कि टोटल इस एक्ट में ना 3 शेड्यूल्स हैं. शेड्यूल 1 में है कि आपका वो एक्ट्स लिखा गया है, टोटल 7 एक्ट्स है जिसके तहत आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अप्रोच कर सकते हो. तो वो शेड्यूल 1 आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा. और अगर आपको एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जाना है तो जो मैटर जिस मैटर के लिए आप जा रहे हो वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, अगर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट के लिए जा रहे हो. पर अगर रिलीफ या कंपेंसेशन के लिए जा रहे हो तो वो मैटर आपका 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए. दोनों आपको क्लियर होना चाहिए. आप कंपेंसेशन के पर्पस के लिए जा रहे हो तो मैटर 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, और अगर आप एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट के लिए जा रहे हो तो मैटर आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए. एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट अलग चीज होता है, कंपेंसेशन अलग होता है. एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट के बाद ही कंपेंसेशन डिसाइड होता है. पहले तो ये तो पता चले ना कि डिस्प्यूट के मैटर में कौन जीता कौन हारा. अब जो हार गया तो ठीक है, वो अब कंपेंसेशन देगा, तब कंपेंसेशन का मैटर बाद में आएगा ना. तो पहले एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट होता है. तो एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट के लिए मैटर 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, और कंपेंसेशन के लिए मैटर 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए. और फिर उसके अलावा ट्रिब्यूनल का अपना एपेलेट जुरिस्डिक्शन भी है. अब ये दे देंगे कि द ट्रिब्यूनल हैज नो एपेलेट जुरिस्डिक्शन, तो गलत होगा. जनरली नेगेटिव स्टेटमेंट गलत इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है. क्वेश्चन सेटर यहाँ देखेगा और बोल देगा अच्छा ट्रिब्यूनल हैज गॉट नो एपेलेट जुरिस्डिक्शन. पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव स्टेटमेंट बना के वो स्टेटमेंट को गलत कर देगा. और फिर उसके अलावा ये पढ़ते होंगे कि अच्छा जो प्रोसीजर है, that the court shall not be bound by the code of civil procedure. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तो यहां लगेगा ही नहीं, क्योंकि जो एनजीटी एक्ट है ना वो जो ऑर्डर देता है उसमें कंपेंसेशन डिसाइड करता है, कौन केस हारा कौन केस जीता. ये क्रिमिनल पनिशमेंट ये एनजीटी नहीं देता है. आप एनजीटी एक्ट के तहत जो ऑर्डर मिला है एनजीटी का उसको वायलेट करोगे तो फिर क्रिमिनल पनिशमेंट मिलती है, बट ऑन इट्स फर्स्ट बेसिस आपको क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं मिलेगी. फॉर एग्जांपल जैसे जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, दैट एक्ट इज सिविल बाय नेचर. आप प्रोटेक्शन ऑर्डर को वायलेट करोगे देन द एक्ट बिकम्स क्रिमिनल बाय नेचर. उसी केस में एनजीटी जो है सिविल जजमेंट ही आपको देगा कि कितना कंपेंसेशन देना है. वो नहीं दोगे गिवन टाइम के अंडर. आप अगर एनजीटी के ऑर्डर को वायलेट करोगे तब फिर ये एक्ट क्रिमिनल इन नेचर बन जाता है. उसके बाद यहां से अपील सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, लेकिन वही है चंद्र कुमार केस जजमेंट के बाद आप यहां से आप हाई कोर्ट भी जाते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने ग्रीन बेंचेस खोल रखे हैं. और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट को अपने ईगो पे लगता है कि अच्छा एनजीटी का जजमेंट सीधे अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, मतलब वो हमारे बराबर का हो गया. तो इस बात पे फिर वो लोग बोलते नहीं फिर हमारे पास आओ. अलग बात है, पेंडेंसी बढ़ रही है तो बढ़ने दो. और फिर यही जो मैंने बोल दिया ना कि पहले सिविल नेचर का होता है पनिशमेंट, जो पहले दिया जाता है केवल और केवल फाइन्स के रूप में ही होता है, कंपेंसेशन के रूप में होता है. लेकिन अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो फिर उसके बाद इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज एडिशनल फाइन में भी एक्सटेंड टू 25,000 रुपीज फॉर एवरी डे. ठीक है. और उसके बाद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स. यहां पे देखिए 3 ईयर्स. उसके बाद यहां पे रूल्स कौन बनाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगा. और शेड्यूल 1 में वो एक्ट्स हैं. अब यहां पे अगर ऑफेंसेस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा हुआ तो पनिश किसको किया जाएगा, ये तो नेचुरल बात है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को.
और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे रूल्स बनाएगा। शेड्यूल 1 में वो एक्ट्स हैं जिसके तहत अगर कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, डिस्प्यूट रिडर्सल है, तो आप एनजीटी जा सकते हो। पर वो शेड्यूल 1 में कौन कौन से एक्ट्स आएंगे, उसमें अगर कुछ चेंज करना है, नए एक्ट को डालना है या कुछ एक्ट को हटाना है, तो वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। रूल्स बनाने के पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। उसके अलावा अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि देख लेते हैं कि शेड्यूल 1 में आता कौन कौन है। तो ये टोटल एक्ट्स है जो शेड्यूल 1 में आते हैं, 7 एक्ट्स है, बस आप देख लीजिएगा और आपको याद होने चाहिए। अब आपको बोल दिया जाएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है, तो नहीं आता है। फॉरेस्ट एक्ट 1927 आता है, तो नहीं आता है। कैंपा आता है, तो अभी तक नहीं इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा आपको बोल दिया जाएगा कि नहीं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आता है जिसके तहत आप चले जाओ, तो नहीं जा सकते हो। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब शेड्यूल 2 में क्या है कि इस शेड्यूल के थ्रू जो जो एक्ट्स कवर्ड हैं शेड्यूल 1 में, उनमें कुछ चेंज किया गया है। जैसे नहीं सॉरी, वो शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 2 में क्या है कि हेड्स अंडर विच द कंपेंसेशन और रिलीफ और डैमेज में बी क्लेम्ड। अगर डेथ हो गया तो आप ले सकते हो। परमानेंट टेम्पोरल डिसेबिलिटी हो गया बिकॉज ऑफ सर्टेन पॉल्यूशन, तो आप ले सकते हो। किस हेड्स के तहत आप कंपेंसेशन ले सकते हो, तो वो शेड्यूल 2 में है। और शेड्यूल 3 में है जो जो कंसर्न 7 एक्ट्स थे, उन एक्ट्स में भी कुछ चेंजेस किया गया है। जैसे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में कुछ चेंज किया गया है, तो वो यहाँ है। उसी तरह 7 एक्ट में कुछ ना कुछ चेंज किया गया, तो वही शेड्यूल 3 में है। तो टोटल 3 शेड्यूल्स हैं। तो ये चीज हो गई। और उसके अलावा टोटल ये जो प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में बैठता है, उसके अलावा टोटल 4 बेंच है। तो अब देख लीजिए, जो वेस्ट इंडिया है तो मुंबई होना चाहिए, लेकिन वो पुणे है। ईस्ट इंडिया कोलकाता में है, सेंट्रल इंडिया भोपाल में है, और साउथ इंडिया में चेन्नई में है। तो ये 4 है अपार्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली। और इंडिया थर्ड नेशन है इन द वर्ल्ड जिसके पास एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। फर्स्ट कंट्री इज ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड कंट्री इज न्यूजीलैंड एंड थर्ड कंट्री इज इंडिया। और अगर कुछ भी मेंस में सवाल आता है तो आपको इंट्रोडक्शन में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस और फिर रियो डी जेनेरो कॉन्फ्रेंस, जिसके तहत वहाँ पे प्रॉमिस किया गया था और इंडिया उसको लीगल इफेक्ट देने के लिए ये एक्ट लेके आया, तो ये मेंशन करोगे तो आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। और इंडिया थर्ड कंट्री है, जस्ट मतलब फर्स्ट कंट्री आफ्टर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड टू हैव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये सब फैक्ट्स अगर आप इंट्रोडक्शन में डालोगे तो ये अच्छा लगता है, तो उस एंगल के लिए इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या नेगेटिव इशूज़ हैं टोटल इस पर्टिकुलर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, तो वो आपको थोड़ा सा लिस्ट डाउन कर देता हूँ। तो सबसे पहला जो आपका मैटर आता है वो आता है पेंडेंसी से रिलेटेड, क्योंकि वैकेंसी है, मिनिमम 20 होने चाहिए, लेकिन है कितने, केवल 7। दूसरा है ये हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हो चंद्र कुमार जजमेंट के बाद, जिसकी वजह से पेंडेंसी फिर हाई कोर्ट में भी बढ़ जाती है। तीसरा है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाता है। चौथा है आपका कि साइंटिफिक मर्जिंग ऑफ ट्रिब्यूनल्स की जरूरत है, क्यों, क्योंकि एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी है और एक इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल भी है, जो 1995 एक्ट ही एक्चुअली ये भी लॉ के द्वारा ही बनाया गया था, इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट 1995। उसके अलावा अगर 6 महीने से पुराना मैटर है तो एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट के लिए नहीं जा सकते, और 5 साल से ज़्यादा पुराना मैटर है तो आप कंपेंसेशन के लिए नहीं जा सकते हो। कुछ कुछ एक्ट्स हैं जैसे WPA, फॉरेस्ट एक्ट 1927, FRA, ये सब के तहत आप फिर ट्रिब्यूनल नहीं जा सकते। तो ये सब एक्ट्स को भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है। तो ये सब आप 6 क्रिटिसिज्म लिख सकते हो NGT एक्ट का। और अगर किसी ट्रिब्यूनल्स के बारे में, क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज़ के बारे में भी कुछ चैलेंजेस या फिर इफेक्टिवनेस के बारे में पूछा जाए, तो ये सब पॉइंट्स को आप इंक्लूड कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल। यहाँ पे वीडियो में एंड कर रहा हूँ। ये सारे वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं, देन डू सब्सक्राइब माई चैनल।